मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ पटना में। और आज हम लोग बात करेंगे लिम्फोमा बीमारी के बारे में, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। तो सितंबर का जो महीना है वो ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। और इसके पीछे मकसद यही होता है कि चूंकि हम लोग अपने देश में देखते हैं कि ज़्यादातर जो मरीज हमारे हैं ब्लड कैंसर के, वो काफ़ी लेट स्टेज में हमारे पास आते हैं। और इलाज के बाद जैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, जैसे रिजल्ट होने चाहिए, वैसा होता नहीं है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि यदि अर्ली स्टेज में मरीजों का इलाज हो तो क्यूरेटिव रिजल्ट मिलते हैं, या कंट्रोल भी जो है वो ज़्यादातर मरीजों में मिलता है। लेकिन यदि वही लेट स्टेज में आए तो उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरह के मैसेज जो हम लोग अभी शेयर करेंगे, उसका मेन मकसद यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ब्लड कैंसर के बारे में जानें, और इस तरह के सिम्पटम्स यदि किसी को हों तो जल्दी से जल्दी डायग्नोज करके अर्ली स्टेज में हम लोग उनका इलाज करें, ताकि रोग की पहचान जल्दी हो और इलाज से जो संभावना है ठीक होने की, जो क्योर की संभावना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को मिले। तो आज जो हम लोग बीमारी के बारे में बात करेंगे, उसको लिम्फोमा कहते हैं। तो पहले जानेंगे कि लिम्फोमा होता क्या है। तो हमारे शरीर में, हमारे रक्त में एक तरह का श्वेत रक्त सेल्स मिलते हैं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। उनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स का काम है कि रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो लिम्फोमा जो है वो कैंसर है लिम्फोसाइट्स के। और लिम्फोसाइट्स शरीर में हमारे कहाँ-कहाँ मिलते हैं? तो जैसे हमारे शरीर में नॉर्मल जो मनुष्य हैं, उनके शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं, या लिम्फ ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि गर्दन में, काँख में, इंग्वाइनल रीजन में, फिर छाती के अंदर, पेट में, गले के अंदर लिम्फ नोड्स मिलते हैं, वहाँ लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर पेट में स्प्लीन होता है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं साधारण शब्दों में। थाइमस होता है, जो कि छाती के पीछे मिलता है। तो ये सब ऑर्गन हैं जहाँ की लिम्फोसाइट्स नॉर्मली रहते हैं। फिर रक्त, खून बनाने का जो अंग है शरीर में, जिसे बोन मैरो कहते हैं, ब्लड है, वहाँ भी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये सारे जगह हैं जहाँ लिम्फोसाइट्स मिलते हैं, और लिम्फोसाइट्स के कैंसर को ही हम लोग लिम्फोमा कहते हैं। तो इस बीमारी के सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? क्या-क्या ऐसी दिक्कतें होंगी, तो हम लोग जानेंगे कि मरीज को लिम्फोमा हो सकता है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि लिम्फोसाइट्स कहाँ-कहाँ मिलते हैं, तो इस बीमारी में वो सारे अंग जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे लिम्फ नोड्स जहाँ-जहाँ मैंने बताया उनके साइज़ बढ़ जाएँगे। कभी-कभी तो वो साइज़ में इतने बड़े हो जाते हैं कि दूर से दिखाई देता है कि उनके गर्दन में दाएँ तरफ या दोनों तरफ जो है लिम्फ नोड्स फूले हुए हैं। आँख में लिम्फ नोड्स फूल जाते हैं, पेट में जो तिल्ली है उसके साइज़ बड़े हो जाते हैं। और बोन मैरो वगैरह में प्रॉब्लम होती है यदि, तो जैसे रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, मरीज़ को कमज़ोरी होती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और भी ज़्यादा यदि बीमारी बढ़ती है तो मरीज़ को बुखार आने लगता है, काफ़ी ज़्यादा बुखार रहता है, और यह बुखार जो है अन्य साधारण बुखारों से अलग होता है, जिसमें कि साधारण दवाई जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह देने से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अन्य दिक्कतों में होता है कि जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, मरीज़ का वज़न कम होने लगता है, उनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, भूख कम लगती है, बहुत ज़्यादा पसीना छूटता है। तो ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो लिम्फोमा के हैं। और इनकी पहचान करके जैसे ही यदि किसी में हम लोग देखें कि इस तरह की कोई दिक्कत है, तो उनको ज़रूर अपने नज़दीक के फिजिशियन या कोई हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट यदि आस-पास हो तो उनसे दिखाएँ और पहचान कराएँ कि कहीं उनको लिम्फोमा नाम की बीमारी तो नहीं है। क्या-क्या ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि लिम्फोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो मेनली लिम्फोमा के 2 प्रकार होते हैं। एक तो हॉजकिन्स लिम्फोमा होता है, जो कि ज़्यादा बच्चों में कॉमन है, और दूसरा नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है, जो कि देखा गया है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा के इंसिडेंस बढ़ते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में हम लोगों को अभी तक पता चला है कि यदि इस तरह की चीज़ें हों तो उनको लिम्फोमा होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे यदि कोई एडिक्टेड हैं, कुछ स्मोकिंग करते हैं, तो उनको देखा गया है कि लिम्फोमा ज़्यादा होने की संभावना रहती है। उसके बाद है कि किसी को किसी भी अन्य दूसरी बीमारियों के लिए या कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिला हो, तो ऐसे मरीजों को
बाद में लिम्फोमा नाम की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद है कि जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जैसे बच्चों में इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजॉर्डर्स होता है, तो ऐसे यदि बच्चे हैं तो उनको बाद में लिम्फोमा होने की संभावना ज्यादा होती है। कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जैसे हम लोग HIV एड्स के बारे में तो सब लोग करीब सुने होंगे। तो इन ऐसे मरीजों को भी बाद में लिम्फोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रूवन है, जो कि सत्यापित हुआ है कि ये सब यदि रिस्क फैक्टर होते हैं तो मरीज को लिम्फोमा हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे मरीज भी हैं जिनमें हम लोग नहीं बता पाते हैं कि उनको लिम्फोमा क्यों हुआ है। लेकिन अभी जो भी इस मैसेज को स्वस्थ व्यक्ति कोई सुन रहे हैं तो उनको जरूर हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने दिनचर्या को, अपने रूटीन को ठीक करें और एडिक्शन से दूर रहें। यदि स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें। सुबह उठें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जैसे आधे घंटे 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करें या फिजिकल एक्टिविटी करें। ओबेसिटी को दूर दूर रखें, क्योंकि देखा गया है कि ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। यदि बॉडी वेट ज़्यादा है तो लिम्फोमा होने के चांसेस रहते हैं। तो बॉडी वेट कंट्रोल करें। और दूसरी चीज़ है जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और हमारे कुछ कलीग्स भी कभी-कभी शेयर करते हैं, कि आज का जो लाइफ़स्टाइल है उस कारण से काफ़ी ज़्यादा हम लोग तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं हमारे लाइफ़स्टाइल को चेंज करके बहुत सारे रिस्क फैक्टर को रखता है शरीर में, जिस कारण से कि लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इंसिडेंस बढ़ते हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा-सा अपने जीवन में कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन वगैरह करें, ताकि हमारा तनाव जो है कम से कम रहे। चूँकि आज का जो जीवन है, इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, डिजिटल लाइफ़ हो गया है, फ़ोन है, मोबाइल्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, फ़ेसबुक हैं, सोशल जो मीडिया है, उसपे हम लोग एक्टिव रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो ज़रूरी है कि थोड़ा-सा हम लोग योगा, मेडिटेशन को भी ऐड करें, ताकि हमारा जीवन संतुलित हो, कम से कम तनाव हो और हम इस तरह के किसी रिस्क फैक्टर को नहीं अपने में रखें। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि ये सब सिम्पटम्स हैं किसी मरीज में जिसमें कि लिम्फोमा के लक्षण मिल रहे हैं, तो हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जाँच करते हैं इस बीमारी को कन्फर्म करने के लिए। और जाँच में सबसे ज़्यादा जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस है, उसमें हम लोग पहले कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, जो कि काफ़ी साधारण सा जाँच है और हमारे देश के लगभग सभी भाग में ये जाँच हो सकता है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट है जो कि बताता है कि खून की कमी तो नहीं है, प्लेटलेट्स कैसे हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देखा जाता है, उससे पता चलता है कि कुछ एब्नॉर्मल सेल तो नहीं है ब्लड में। उसके बाद कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, कुछ वायरल मार्कर्स कराते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। जैसे मैंने बताया कि कुछ वायरल इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, ये सब भी लिम्फोमा के इंसिडेंस को बढ़ाते हैं या रिस्क फैक्टर हैं। तो इन जाँच के अलावा हम लोग कुछ इमेजिंग करते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन या पेट सीटी होल बॉडी करते हैं। उससे हमको पता चलता है कि जो लिम्फ नोड्स बाहर दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा शरीर के अन्य पार्ट में कहाँ-कहाँ लिम्फ नोड्स हैं। और जो सबसे डेफिनिटिव टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है लिम्फोमा का, वो लिम्फ नोड बायोप्सी है। उसमें हम लोग कोई एक लिम्फ नोड सेलेक्ट करके, जो हमें लगता है कि यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं कि लिम्फोमा की डायग्नोसिस हो जाएगी, या पेट सीटी में हमें पता चलता है कि ये लिम्फ नोड जो है वो इन्वॉल्व्ड है, तो उसकी बायोप्सी हम लोग करते हैं। और जो बायोप्सी है वो कन्फर्म करता है कि मरीज को लिम्फोमा है या नहीं है, और है तो फिर किस तरीके का है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी, ये सारी जानकारी हमको वहाँ से मिलती है। एक मिथ हमारे समाज में है कि हम लोग जब कभी कोई कैंसर सस्पेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि सर्जरी हो जाएगी तो जो कैंसर है या बीमारी है वो बढ़ जाएगी। तो आज हम ये शेयर करना चाहेंगे कि इस तरह के लिम्फ नोड बायोप्सी से किसी तरह का लिम्फोमा बढ़ता नहीं है। और लिम्फोमा कन्फर्म करने के लिए या कोई भी इलाज आगे कराने के लिए लिम्फ नोड बायोप्सी तो मस्ट है, उसके बिना तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यदि हम लोग सिर्फ लिम्फ नोड बायोप्सी कराने के लिए बार-बार डिस्कस करेंगे चीज़ों को और डिले करेंगे, तो जो बीमारी हमारी अर्ली स्टेज में थी वो समय बर्बाद करने के कारण वो एडवांस्ड स्टेज में चली जाएगी और इलाज के बाद भी हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसको इस मिथ को या इस भ्रम से दूर रहना है और लिम्फ नोड बायोप्सी कराना है यदि कहा जाए।
तो जब हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि मरीज को लिम्फोमा है, फिर लिम्फ नोड बायोप्सी से ये पता चलता है कि कौन से तरह का लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा है या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। फिर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी बहुत अलग अलग तरह के लिम्फोमा होते हैं, उनको हम लोग ये करते हैं, पता करते हैं। फिर हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स कराते हैं, उससे पता चलता है कि अमुक लिम्फोमा जो है वो किस तरीके का है, जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है बुरा है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हम लोग को पता चलता है कि इस मरीज के इस लिम्फोमा के इलाज से कितनी संभावना है ठीक होने की, और क्यूरेटिव कितने चांसेस हैं, और भी बहुत सारी जानकारी की, और कोई नई दवा उसमें ऐड करने से फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये जरूरी है, ये सारी जांच जो है जरूरी है, मस्ट है, कराना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग इलाज करते हैं। तो जहाँ तक इलाज की बात है, तो इलाज में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से तरह का लिम्फोमा मरीज को है, उनकी उम्र क्या है, उनको और दूसरी कोई बीमारी तो नहीं है, और दूसरे जो अंग हैं जैसे कि हृदय रोग कोई तो नहीं है, या कोई और दूसरी बीमारी साथ में तो नहीं है जिसके लिए हम लोग को दवाई को, कीमोथेरेपी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो कीमोथेरेपी ऑप्शंस क्या-क्या हैं? तो कभी-कभी जब अर्ली स्टेज में लिम्फोमा होता है तो सिर्फ लिम्फ नोड बायोप्सी हो जाने से भी वो उसका इलाज हो जाता है, या लिमिटेड स्टेज हो तो कभी-कभी हम लोग सिर्फ लोकल रेडियोथेरेपी दे करके भी उसका क्यूरेटिव इलाज कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों में हम लोगों को कीमोथेरेपी देना होता है। फिर आजकल कीमो इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है, या टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है लिम्फोमा में। और कुछ लिम्फोमा है जिसमें कभी-कभी हम लोगों को शुरुआत में 3-4 महीने कीमो इम्यूनोथेरेपी या उस तरह की कुछ दवा दे के जब बीमारी एक तरह से कंट्रोल हो जाता है, तो फिर हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें मेनली हम लोग ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे मैंटल सेल लिम्फोमा है या और दूसरी एग्रेसिव लिम्फोमा है। उसमें हम लोगों को फर्स्ट टाइम भी दवाई देने के बाद, कीमोथेरेपी या कीमो इम्यूनोथेरेपी देने के बाद ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ती है। तो इलाज के बारे में भी कुछ मिथ हमारे समाज में है, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि कीमोथेरेपी दे दिया जाएगा तो मरीज की स्थिति खराब हो जाएगी, वो नहीं बचेंगे, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी, वो तड़पेंगे दर्द से, या और भी बहुत सारी परेशानी होगी। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं, कुछ परिजन ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उससे दिक्कत होगी तो हम इलाज ही नहीं कराएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है आज के डेट में। आज 2020 में लिम्फोमा के लिए इतनी अच्छी दवाई लेवल है कि जो कि समय के साथ-साथ उनमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया गया और देखा गया कि उनसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को समय के साथ कम किया गया। तो आज जो थेरेपी है लिम्फोमा की वो काफ़ी टॉलरेबल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर हैं, और आज हमें पता होता है कि हम ये अमुक दवा दे रहे हैं, उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होगा और उसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो लगभग सभी लोग इसको अच्छे से टॉलरेट करते हैं और कोई ऐसी दिक्कतें नहीं होती है। तो ये सब सोच के कभी भी इलाज को डिले नहीं करें, और दूसरे कैंसर से लिम्फोमा को कंपेयर नहीं करें। हर एक कैंसर का अलग इलाज होता है, अलग कीमोथेरेपी यूज होती है, अलग कीमोथेरेपी के अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए लिम्फोमा जो है वो इलाज है जिसमें कि थेरेपी टॉलरेबल है, लोग अच्छे से उसको बर्दाश्त करते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो ज़रूर सभी लोगों को जिनको भी डायग्नोज हुआ है लिम्फोमा या होगा, तो उनको ज़रूर की थेरेपी को शुरुआत शुरू कराना चाहिए और कंप्लीट कराना चाहिए। जैसे हम लोग इलाज करते हैं किसी भी तरीके से, तो बीच में हम लोग पेट सीटी स्कैन करके या लास्ट में भी इलाज कंप्लीशन के बाद पेट सीटी करके रिस्पॉन्स देखते हैं कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, कंप्लीट रिस्पॉन्स है या पार्शियल रिस्पॉन्स है। और उसके आधार पे फिर हम लोग मरीज को फॉलो अप में रखते हैं। जैसे शुरुआत में हर महीने बुलाते हैं, फिर हर 2 महीने पे, फिर हर 3 महीने पे, फिर 6 महीने पे या साल में 1 बार बुलाते हैं। तो ये फॉलो अप भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे भी देखा गया है, रिलेटिव्स या परिजन होते हैं जो कि एक बार इलाज कंप्लीट हुआ, फिर वो 5 साल के बाद आते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि लिम्फोमा जो बीमारी है उसमें हम लोगों को शुरुआत में ऑलवेज फॉलो अप में मरीज को देखना होता है कि उनको दवाई जो दिया गया उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। फिर उसके बाद कुछ लिम्फोमा होते हैं जिनमें दोबारा लिम्फ नोड्स या लिम्फोमा के बीमारी बढ़ने की संभावना होती है, उसको हम लोग रिलैप्स कहते हैं। तो फॉलो अप में ये सब चीजें ही क्लियर होती हैं कि मरीज को रिलैप्स हो रहा है या नहीं, क्योंकि यदि जल्दी हम लोग जानेंगे कि रिलैप्स हो रहा है या हुआ है, तो फिर उसके लिए हम लोग अलग इलाज की व्यवस्था कर सकते हैं।
तो ये ज़रूरी है कि जहाँ भी आप इलाज कराएँ, देश के किसी भी पार्ट में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, या किसी भी हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से आप दिखा रहे हों, तो उनके प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज कराएँ, उनके सारे इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करें और उनके फ़ॉलो-अप में रहें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ बीमारी ऐसी होती है, कुछ तरह के लिम्फोमा ऐसे होते हैं जिनमें कि पहली बार दवाई देने से भी वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, उसको रिफ्रैक्टरी डिजीज़ कहते हैं। और जैसा मैंने बताया कि फ़ॉलो-अप में हम लोगों को पता चलता है कि कुछ की बीमारी जो है वो एक बार ठीक हो गई, लेकिन फिर दोबारा बढ़ गई। तो ऐसे बीमारी को हम लोग रिलैप्स रिफ्रैक्टरी लिम्फोमा कहते हैं। और इस तरह के बीमारियों के लिए भी आज 2020 में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनसे हम लोग लगभग 50% लोगों को क्योर कर सकते हैं। तो सही समय पे जब हम पता लगा लें कि जो बीमारी है वो रिफ्रैक्टरी है या रिलैप्स हो गया है, तो फिर उसको कंफर्म करके हम लोग उसके लिए भी अलग तरह की हाई डोज कीमोथेरेपी आती है या इम्यूनोथेरेपी आती हैं। उनको देख के और फिर हम लोग ट्रांसप्लांट के जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलग-अलग तरह के मेथड्स हैं, ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हैं, उनको करते हैं। और 50% लोग करीब उसमें क्योर हो सकते हैं, उनकी जान बचाई जा सकती है। और आज 2020 में लिम्फोमा जैसी बीमारियों के लिए इतने सारे एजेंट्स हैं और हर साल नई-नई दवाई, नए-नए तरीके आ रहे हैं, जिसमें कि किसी भी तरह के स्टेज के लिम्फोमा हो, रिलैप्स हो, रिफ्रैक्टरी हो, मल्टीपली रिलैप्स हो, किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हो, उसके बाद भी रिलैप्स यदि हुआ हो, तो कोई ऐसा हिम्मत हारने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेज और ऐसे मल्टीपली रिलैप्स लिम्फोमा के लिए भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनको बचा सकते हैं। बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं जो कि हमारे देश में निकट भविष्य में 2-3 साल में अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि कार टी-सेल थेरेपी है, जो कि खराब से खराब तरह के लिम्फोमा के लिए भी हम लोग यूज़ करके बहुत सारे मरीजों की जान बचा सकते हैं। तो इसके अलावा अंत में हम कहना चाहेंगे कि पॉजिटिव माइंडसेट काफ़ी ज़रूरी है। तो मरीज आज कहीं भी हों, किसी भी संस्थान में अपना इलाज करा रहे हों, बहुत ज़रूरी है कि इलाज तो है ही, थेरेपी अवेलेबल है। और आपके लिम्फोमा किसी भी स्टेज की हो, रिलैप्स रिफ्रैक्टरी हो, चाहे प्राइमरी डिजीज़ हो, नई न्यूली डायग्नोज्ड हो, अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। इलाज, डॉक्टर की टीम, हॉस्पिटल, आपका परिवार, आप, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पॉजिटिव रहें, अपना हौसला अच्छा रखें और ऑलवेज़ सोचें कि हम ठीक होंगे। तो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि काफ़ी खराब-खराब तरह की बीमारियाँ हैं, खराब-खराब तरह के जो लिम्फोमा है, जैसा कि शुरुआत में हम लोग को लगता है कि नहीं, ये तो काफ़ी खराब प्रोग्नोसिस वाला है। लेकिन यदि हम लोग सब लोग मिल के लड़ते हैं लिम्फोमा से अपने तन, मन और माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब बीमारी से लड़ते हैं, तो आश्चर्यचकित रिपोर्ट मिलता है। खराब से खराब तरह के लिम्फोमा भी जो शुरुआत में दिखते थे, वो ठीक हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जैसी भी स्थिति में हों, अपने आप को कभी भी नेगेटिव नहीं रखें या ऐसा ना सोचें कि हम ठीक नहीं होंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ज़रूर हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इन चीज़ों के साथ मैं आज अपना मैसेज समाप्त करता हूँ और अपने सारे लिम्फोमा के मरीज़ जिन्होंने मुझे सिखाया कि लिम्फोमा क्या है, और जो भी आज मुझे 2 शब्द का ज्ञान है लिम्फोमा के बारे में, वो उन्हीं के कारण है, तो मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और अल्केम फार्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस मैसेज को रिकॉर्ड करवाया और मुझे एक मौका दिया बोलने का।